केरल को लगा कि हमारे बगल में तमिलनाडु और कर्नाटक ये मेजर एरिया हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के। तेलंगाना लगातार आईटी सेक्टर में हमसे आगे बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर में बड़ी तेजी से राज्य आगे जा रहे हैं, हम पीछे छूट गए। तो बाध्य होकर के उन्होंने सबको इकट्ठा किया और वहां के मुख्यमंत्री ने क्या भाषण दिया मैं आपको ये बताता हूं। Mr. Vijayan, who happens to be Chief Minister, said that the state has done a clean-up of its bureaucratic setup to make Kerala more investor-friendly. माननीय राधाकृष्ण जी कहा कि हम केरल में सबने मिलकर के इसको इन्वेस्टर फ्रेंडली करने का काम इस बार किया। I quote, उनका वाक्य था वो मैं कोट कर रहा हूँ। The changes we have brought about now are not incremental but substantial. हमने छोटे-मोटे सुधार नहीं, हमने व्यापक परिवर्तन कर दिया है। We have ensured that no investor coming to Kerala will have to face the cowwave of procedural delays and meet the barriers of red tape. हमने ये तय कर दिया कि जो भी इन्वेस्टर आता है बाहर से इन्वेस्ट करने के लिए उसको किसी तरह की दिक्कत ना महसूस हो, कोई डिले ना हो। फिर उनका मैं कोट बता रहा हूँ विपक्ष के नेता का। I am very much proud to declare that opposition is taking an initiative for the beginning of a new culture. Opposition शुरुआत कर रहा है एक नए संस्कृति की शुरुआत की। I'm happy to say we have not conducted any हड़ताल्स। मैं कहना चाहता हूँ केरल में वो भी याद कर रहे हैं कि हमने कोई हड़ताल अब आयोजित नहीं किया, ना स्पॉन्सर किया। फॉर इयर्स पिछले 4 वर्ष महत्वपूर्ण था, इसलिए टैक्सेशन पावर्स के मुद्दे को सावधानी पूर्वक हमारे लोगों ने सुलझाया और संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ। जिस फाइनेंस कमीशन के लोकेशन से राज्यों को पैसा मिलता है या केंद्र देता है वो संवैधानिक व्यवस्था। इसलिए राधाकृष्ण जी मैं आपको बताऊं कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। इट्स डिसाइडेड बाय फाइनेंस कमीशन जो संवैधानिक बॉडी है। और मैं उल्लेख करना चाहूंगा पर कैसे खर्च राज्य करेंगे उसके लिए हमारी ये बॉडी बनी फाइनेंस कमीशन, ये भी चिंता थी। इस असंतुलन को एड्रेस करने के लिए इंडिपेंडेंट बॉडी की जरूरत थी ताकि जो सेंटर कलेक्ट करता है उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन संघ और राज्यों के बीच कितना धन आवंटित करे। आयोग का अलग अलग फॉर्मूला तय करता है, जैसे राज्यों की जनसंख्या, राज्य के एक समान निवासी की औसत आय, फॉरेस्ट कवर आदि। यह फॉर्मूला वित्त आयोग तय करता है और राज्य अपनी योजनाओं के लिए इसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। अब 16वां वित्त आयोग पूरे भारत में अपनी कंसल्टेटिव प्रोसेस शुरू कर रहा है। आपकी महत्वपूर्ण भूमिका विधायिका के रूप में क्या होगी कि राज्य सरकार के साथ इस पर आप विस्तृत चर्चा करें और जब फाइनेंस ताकि 16वां वित्त आयोग जो सिफारिश करेगा वो आने वाले 5 वर्षों में झारखंड को उसी रूप में धन मिलेगा। इसलिए आप विधायकों की भूमिका इसमें कितनी महत्वपूर्ण है ये आप खुद समझ सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पीएम किसान केंद्र द्वारा फुली फंडेड योजना है जो हर राज्य के किसानों को लाभ पहुंचाता है। हाल के वर्षों में केंद्र सरकार ने राज्यों को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया और सरकार ने कंपनी की जरूरत को देखते हुए देश की इमिग्रेशन पॉलिसी बदल दिया और कहा कि दुनिया के टैलेंटेड लोग हमारे यहाँ आए क्योंकि टैलेंट ही चीजों को खोज सकता है। टैलेंट ही आज दुनिया इनोवेशन ड्राइव नए खोज दुनिया को आगे ले जा रहे हैं। जो देश जहां का टैलेंट खोज सकने में, नया चिप बनाने में, नया टेक्नोलॉजी बनाने में माहिर है, नई दवा बनाने में माहिर है, नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नया प्रयोग कर सकने में माहिर, वो देश आज दुनिया की तकदीर लिख रहे हैं। और हमारे स्टार्टअप देश में जैसे आ रहे हैं, आप जानते हैं जो मैं स्टार्टअप के बारे में आगे बताऊंगा। भारत के डाटा से भी स्पष्ट है कि और इतना ही नहीं हुआ बल्कि उस कंपनी को क्या जरूरत है वहां की यूनिवर्सिटीज ने अपने पाठ्यक्रमों में उसकी जरूरत के अनुसार बदलाव किया। सिर्फ एक कंपनी का ये असर रहा और वैसे आपको 2500 कंपनी का दुनिया बता सकता हूँ जिन्होंने अपने देश का इतिहास बदल दिया। तो ये आज पूंजी की ताकत है। हाँ, तकनीक अपने आप विकसित नहीं हुई, ह्यूमन इनोवेशन का परिणाम। यह इनोवेशन कहाँ से आता है? हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स से आता है। स्वास्थ्य, प्राथमिक और उच्च शिक्षा में बेहतर निवेश से कई दक्षिणी राज्य आईटी सेवाओं के विकास के लाभ उठाने की बेहतर स्थिति में। आज इन्फोसिस क्यों बेंगलोर में? क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ पहले से हेल्थ, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में बेहतर निवेश किया। इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण मिडिल स्टेप है कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी डेवलप हो, यानी सर्विस सेक्टर के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप हो। यह रातों रात स्किल्ड मैनपावर आपको नहीं मिलेगा।
आज 5 वर्ष का आपको कार्यकाल मिल रहा है, युवा विधानसभा, युवा मुख्यमंत्री हैं और 20 पहली बार लोग चुनकर आए। ये सब यूथ पावर है जो ऊर्जा रखती है राज्य को आगे ले जाने में। आप कभी सोचिए कि सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो मैं कह रहा हूं करिए, लेकिन मत करिए, आप दुनिया के इस विकास के इतिहास को समझिए और अपने राज्य को आगे ले जाने के लिए इस फेडरल स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं वो तथ्य देखिए, जानिए और अपना निर्णय लीजिए। आप ये बात समझ करके कहा तमिलनाडु में एक होसूर जगह है कि होसूर में प्लांट बनाने का जब अवसर आया तो तमिलनाडु के मंत्री ने निवेश को कहा कि जमशेदपुर प्लस है, जमशेदपुर प्लस, यानी होसूर में टाटा का प्लांट है ऑलरेडी, जमशेदपुर में भी था। कहा कि यह निवेश इसलिए हुआ क्योंकि होसूर शहर को अब आईटी इंडस्ट्रियल हब में विकसित कर रहा है। अब हम सवाल ये कह सकते हैं कोई टाटा यहाँ बहुत पुराना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, नाम समझिए, भूल जाइए इसका, मैं नाम ले रहा हूं, मैं स्थिति समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो इंडस्ट्री वहां है, यहां से शुरू किया तो वहां क्यों लगाते हैं, ये समझना चाहिए। कई बार हम सवाल उठते हैं और कहते हैं कि वो यहां लगा नहीं लगा सकते, ये वजह भी समझनी चाहिए, हमें कब लग सकता है ये भी समझना चाहिए। पहला कि तमिलनाडु ने आईटी इंडस्ट्री को आकर्षित करने के लिए फेवरेबल पॉलिसी बनाई। अब उसने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट आवश्यक है, उसके पास एक हेल्दी और एजुकेटेड वर्कफोर्स है तमिलनाडु में, तो उद्योग भी निवेश के लिए दरवाजा खटखटाते हैं। आज हम देख सकते हैं कि विकास के प्रति वर्षों की प्रतिबद्धता का परिणाम, यानी पिछले 15-20 वर्षों से उन्होंने लगातार अपनी एजुकेशन से लेकर हेल्थ पर, बाकी चीजों पर, कामराज के बारे में कहा जाता था कि वो मुख्यमंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष से 2 प्रधानमंत्रियों को दिया। उतना टैलेंटेड मुख्यमंत्री शायद देश में ढूंढने में आपको मिलेगा जिस व्यक्ति ने वहां विकास की वो नींव डाली जिस पर तमिलनाडु आज विकास की छलांग लगा रहा है। कभी आप उसको जानिएगा। हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोर इश्यूज पर ऑल पॉलिटिकल पार्टी कंसेंसस होनी चाहिए। स्टार्टअप 450 से बढ़कर 1.7 लाख हो गए हैं और फंडिंग 13 गुना बढ़कर जो विदेश से आती है 10 लाख करोड़ हो गई है। यानी इसमें आने वाले 5 साल में अनुमान है कि ये स्टार्टअप दोगुने होंगे, 5 करोड़ नई नौकरियां होंगी। इसमें हुरून रिसर्च की रिपोर्ट, ये सब इंटरनेशनल रिसर्च को कोट कर रहा हूं और मैं बताऊंगा सोर्स भी आपको कहां से हमने लिया। रिपोर्ट के मुताबिक आगामी वर्षों में भविष्य के 152 यूनिकॉर्न 31 शहरों में होंगे, 5 साल में इनकी संख्या दोगुनी होगी। और यूनिकॉर्न कंपनी कौन होती है? एक यूनिकॉर्न कंपनी यानी उसकी टोटल वो 8,200 करोड़ की कंपनी, वो यूनिकॉर्न कंपनी है। $1 अरब की कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी। हमारे यंग लड़के अपने नए नए प्रोडक्ट्स खोज रहे हैं, उसमें दुनिया आकर पूंजी इन्वेस्ट कर रही है। ये IIT से निकले लड़के, ये इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले लड़के, ये किसी और एजुकेशन से निकले लड़के अपने नए नए एग्रीकल्चर में, बाकी चीजों में। मार्केट रिसर्च एजेंसी दुनिया की बड़ी रिनाउंड है मैकेंजी की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारतीय स्टार्टअप 5 करोड़ से ज्यादा रोजगार जोड़ेंगे। इनमें इकोनॉमी में 87 लाख करोड़ रुपए जोड़ने की क्षमता है। तब भारतीय इकोनॉमी लगभग $7 ट्रिलियन होगी। 5 करोड़ नई नौकरियों में 40-50 लाख सीधे स्टार्टअप से जुड़ी होंगी, 90 लाख से 1 करोड़ गिग वर्कर्स की होंगी, 3.5 करोड़ से 4 करोड़ नौकरियां अप्रत्यक्ष रूप से जनरेट होंगी। बीते दशक में पैदा हुई कुल नौकरियों में पिछले 10 वर्षों में 20% स्टार्टअप से निकली है। अब 2015 तक देश में 450 से स्टार्टअप थे, ये दिल्ली, बेंगलुरु जैसे महानगरों में सीमित थे। अब देश के 800 जिलों में से लगभग 750 से अधिक जिलों में 1.57 लाख स्टार्टअप हैं। 50% से ज्यादा टियर 2 और टियर 4 शहरों में है। टियर 2 यानी इंदौर, जयपुर, कोची, लखनऊ, ये सब शहर। हमारे कितने शहर इसमें हो, ये हमारा काम, हमारी विधानसभाओं का, हमारे नीति निर्माताओं का है कि आने वाले समय में जो 5 करोड़ नई नौकरियां आ रही हैं उसमें हमारी हिस्सेदारी क्या होगी, ये हमारे पास है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि महिलाओं के नेतृत्व में 20 स्टार्टअप जल्दी ही यूनिकॉर्न हो रहे हैं जो भी भारत में काम कर रहे हैं। इसमें $1 अरब वाली कंपनियां महिलाओं के नेतृत्व में 20 स्टार्टअप्स हैं और इनकी खासियत ये है कि अपने एम्प्लॉइज को ये करोड़पति बनाती हैं, उनको शेयर देती हैं। तो ये नए नए अवसर हैं। इन अवसरों में अगर हम पीछे रह गए तो हमें हमारे लिए गंभीर चुनौती होगी। ये दुनिया की सबसे विशिष्ट पत्रिका इकोनॉमिस्ट मानी जाती है, जो हमेशा भारत को पश्चिम की नजर से देखती है, आलोचना भी करती है।
उसके इकोनॉमिस्ट और बिजनेस स्टैंडर्ड, इनमें छपी खबर के आधार पर यह रिपोर्ट मैंने आपको बताया। इसी तरह से हमें ध्यान रखना होगा कि राज्य में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से कैसे हो, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे हो। धीरे धीरे फ्लो ऑफ फंड्स भी अगर सही नहीं हो तो कम होता जाता है। ये दूसरे राज्यों के संबंध में जो अनुभव सामने आए हैं वो मैं आपको उल्लेख कर रहा हूँ। इस संदर्भ में उल्लेख करूंगा कि हाल के वर्षों में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कैश ट्रांसफर स्कीम और कुछ पेंशन प्रदान करने में बड़ी वृद्धि हुई है। जनधन, आधार, मोबाइल कनेक्टिविटी के प्रसार की बदौलत सभी सरकारें प्रभावी रूप से गरीबतम लोगों तक पहुंच रही हैं, पहुंच सकती हैं, इफेक्टिवली वेलफेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं, कर रही हैं। पर एक चीज हमें हमेशा केंद्र से लेकर राज्य में हम दोनों जगहों पर यह ध्यान में रखें कि वेलफेयर सब्सिडीज नागरिकों के दैनिक जीवन में मदद करेगी, लेकिन गवर्नेंस इंप्रूव करने में उनकी कोई मदद नहीं होगी। बेहतर गवर्नेंस आपका होगा तभी सारी चीजें होंगी जो राज्यों का विषय है। मैं कहना चाहूंगा कि फेडरल सेटअप में सारे राज्यों को केंद्र सरकार से फंड किस फॉर्मूला के तहत मिलते हैं और फिर राज्य सरकारों को स्वयं भी ओन टैक्स रेवेन्यू कैसे अपना राजस्व इवॉल्व करें, इस पर भी फोकस राज्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्य लगभग 2/3 रेवेन्यू खुद जनरेट करते हैं। और मुझे अच्छा लगा माननीय युवा मुख्यमंत्री जी और आपका संकल्प कि कैसे हम राज्य को अपने आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएं। ये यही राज्य कर रहे हैं। दूसरे जो मैंने आपसे कहा, और मैं आपको एक चीज बताता हूँ कहां से हमें इंस्पिरेशन पाना चाहिए। झारखंड के पड़ोस का राज्य उड़ीसा ने आंशिक रूप से माइनिंग रेवेन्यू के कारण अपने राजस्व में सफलतापूर्वक वृद्धि की। ऐसा ही झारखंड ने भी सफलतापूर्वक किया, लेकिन उड़ीसा अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट इन एसेट क्रिएशन में उल्लेखनीय सुधार के कारण कामयाब रहा है। वो अपना आधा खर्च अपने राजस्व से पूरा करता है। हमारे सभी राज्यों के मुकाबले इसका पब्लिक डेब्ट सबसे कम है। अधिकांश मध्यम और निम्न आय वाले राज्यों की ग्रोथ भारत की एवरेज ग्रोथ के आसपास या उससे कम रही, सिवाय उड़ीसा के जिसने उससे तेज गति से ग्रो किया। यही कारण है कि हाल के वर्षों में इंडस्ट्रियल पार्क्स, लॉजिस्टिक्स, सोलर इंडस्ट्री के साथ साथ आईटी सेक्टर में अधिक इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने में उड़ीसा सफल रहा। 20 साल पहले यह यकीन करना कठिन था कि केवल 2 दशकों में, पास्ट 20 इयर्स में उड़ीसा सप्लाई चेन या आईटी सर्विसेज हब के लिए डेस्टिनेशन बन जाएगा। यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और धीरे धीरे विकास कर सकते हैं। अंततः उच्च आय वाले राज्यों में यही राज्य बदल सकते हैं। यही झारखंड, यही उड़ीसा जैसे आगेगा हम बनेंगे। जब बनेंगे तभी राष्ट्रीय स्तर पर यह रियल चेंज होगा और तभी दुनिया स्तर पर भारत की इकोनॉमिक पावर 47 तक होगा। और हम अगर दुनिया स्तर पर 47 तक इकोनॉमिक पावर नहीं होंगे तो जैसा मैंने कहा, दुनिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आप देख रहे हैं। हमारे अपनी स्वायत्तता, अपनी आजादी और जिस मुक्त ढंग से हम रहते हैं उसमें हमें कठिनाई होगी। आभार होना चाहिए इस देश के मतलब व्यक्तियों को कि इस देश को 47 तक विकसित बनाने का सपना इस प्रधानमंत्री ने दिया। इसके पहले हमें अगर देना चाहिए था। चीन ने सपना देखा 48-47 में कि कैसे दुनिया में हम सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। 1948 होगा उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया, वो डॉक्यूमेंट आज भी उपलब्ध है। हमने तो 14 के बाद ये सपना बात करना शुरू किया कि 47 तक हम 100 वर्ष में हों तो आगे जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ हर राज्य में ये सपना कैसे हम पालें और इसमें हमारी असेंबलीज की इस फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र के साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्रिटिकल रोल। जहाँ कुछ रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट में समय लगता है, वहाँ कई अन्य परिवर्तन ऐसे हैं जिनके लिए बहुत कम समय और प्रयास की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए भारत के किसी भी बिजनेस को स्थापित करने के लिए कई नियम और कानून हैं, इनका नेशनल और स्टेट लेवल पर अनुपालन आवश्यक है। कई मामलों में ये नियम कई साल पहले बनाए गए हैं, तो कुछ कॉलोनियल एरा के भी नियम और कानून हैं। आमतौर पर राज्य स्तर पर इनकी समीक्षा के लिए बहुत सीमित प्रयास हुए। पिछले 10 वर्षों में लगभग 1500 के आसपास हम लोगों ने पुराने कानून जो पुराने पड़ चुके हैं उनको हटाया। हर राज्य को अपने पुराने कानूनों को देखना चाहिए, किसकी प्रासंगिकता है या नहीं है, ये विधायिका का काम है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया। इसी 1-1.5 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बैठिए और तय करिए कि जो जो कानून है उसकी समीक्षा रेगुलर करना, अप्रासंगिक कानूनों को हटाना आपकी जिम्मेदारी है। ये अप्रासंगिक कानून आपके पैर में बेड़ी और बंधन की तरह काम करते हैं राज्य को आगे ले जाने में, और ये सबका काम है। 2023 में संसद
ने जन विश्वास बिल पेश किया। इसके द्वारा इंडिविजुअल्स और बिजनेस पर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को आसान बनाने के लिए 42 एक्ट्स को अमेंड किया और कुछ प्रोविजंस को डिक्रिमिनलाइज किया। इस संशोधन के माध्यम से इन एक्ट्स में लगभग 182 क्रिमिनल ऑफेंसेस को खत्म किया। इस वर्ष के इकोनॉमिक सर्वे और माननीय वित्त मंत्री के बजट में भी रेगुलेटरी बर्डन्स को कम करने की बात कही गई है। आने वाले सत्रों में सरकार जन विश्वास बिल के जैसा एक और बिल लाने वाली है, जिसमें कई ऑब्सोलीट पुराने कानूनों को रिपील किया जाएगा। राज्य सरकारों को भी ऐसे जरूरी कदम उठाने चाहिए। जब हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की बात करते हैं तो लैंड, लेबर, पावर सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, ये मैंने बताया, और अर्बन डेवलपमेंट पर कैसे राज्यों की बेहतर नीतियां हों, ये हमें गौर करना चाहिए। राज्यों की इस बात पर विचार करना चाहिए विधानसभाओं को, उन्होंने इन पैरामीटर्स को सुधार के लिए कितना काम किया है। यह केवल कानून और नियमों के बारे में नहीं है। क्या राज्य विधानसभा कलेक्टिवली सोच सकती है कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग में किस तरह के सुधारों की आवश्यकता है? ये पूरी विधानसभा बैठ करके तय कर सकती है। पिछले कुछ वर्षों में हमने इतने सारे विभाग और इतने सारे मंत्रालय बनाए हैं और अपने काम करने में कितने कुशल हैं। हाल ही में एक लेख में यह पढ़ा कि भाई राधा किशोर जी खासतौर से, क्योंकि ये आपके सामने आएगी प्रॉब्लम, बड़े इंडियन एक्सप्रेस में बड़े टॉप पॉलिसी पेपर का लेख था, जिसमें था कि भारत के लगभग 70,000 एम्प्लॉयर कंप्लायंसेस में से 65% को राज्यों द्वारा पेपरलेस और कैशलेस बनाया जा सकता है। और कई राज्यों ने, समय नहीं है लेकिन मैं नाम लेकर बता था, कई राज्यों ने इसके लिए कमेटी बना दी ताकि आपके यहाँ इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बने और आपके यहाँ सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग का विकास हो। कई राज्य 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।